अब बात करते हैं चैप्टर विद्युत की, है ना। विद्युत विद्युत का मतलब लाइट। इसमें बेस में ना देखो कुछ मोटी मोटी डेफिनेशंस हैं जो आपको सीधी याद करनी है। जैसे विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा की डेफिनेशन होती है किसी विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, ये आपको पता ही है। फॉर्मूला जो होता है वो I बराबर क्यू अपॉन टी। और यहाँ पर क्यू है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, और टी है समय जो कि सेकंड में होता है, ठीक है। फिर विद्युत परिपथ कोई खास नहीं है इसमें। फिर एक न्यूमेरिकल दे रखा है कि विद्युत धारा बह रही है 0.5 एम्पियर, तो और समय दे रखा है आपको 10 मिनट। अब आपको निकालना है कि आवेश कितना होगा। तो जैसे कि फॉर्मूले से मतलब पता है कि आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। यहाँ क्यू का मान हमें निकालना है, तो यहाँ से टी भेज आ जाएगा इधर, तो क्यू बराबर हो जाएगा आई टी। आई का मान 0.5 है, टी 10 मिनट, 10 मिनट को सेकंड में बदलो 600, दोनों को आप कर दो गुणा, ये आधा है और ये 600 है, 600 का आधा 300, तो ये हो जाएगा 300 कूलम। फिर है विभवांतर। देखिए विभवांतर का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो कि ये आपका पूरा विद्युत क्षेत्र है, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है। इस बिंदु से इस बिंदु तक किसी भी आवेश Q को लाने में जितनी ऊर्जा खर्च होगी या जितना कार्य करना पड़ेगा वो हो जाएगा विभवांतर, ठीक है। विभवांतर का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, और विभवांतर को दर्शाते हैं V से, मात्रक होता है वोल्ट। अब कभी कभी ये आपसे पूछते हैं कि 1 वोल्ट क्या है, 1 एम्पियर क्या है, तो ये सब मतलब बेसिक सी बातें, ये सब फॉर्मूले से हो जाएगी। अब विभवांतर के फॉर्मूले की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो क्या था इसकी जो डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन ये थी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी V बराबर होता है W अपॉन Q। यहाँ Q का मतलब होता है आवेश, W का मतलब होता है कार्य, यानी V बराबर होता है W अपॉन Q। अगर Q का मान 1 हो जाए, W का मान भी 1 हो जाए, तो V का मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 1 वोल्ट की डेफिनेशन अगर अपन बात करें तो वो ये हो जाए कि यदि एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो जो विभव है वो भी कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ से, जो कि यहाँ दी हुई है। फिर एक एम्पियर की बात करते हैं, तो एम्पियर का मतलब ये देखो आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, यानी विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अब हमें 1 एम्पियर की निकालनी है, तो टी का मान भी 1 हो जाएगा, क्यू का मान भी 1 हो जाएगा, तो आई का मान अपने आप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी अगर 1 सेकंड के लिए किसी परिपथ के अंदर अगर 1 कूलाम आवेश बह रहा है, ठीक है, तो उस परिपथ के अंदर जो धारा का मान है ना वो भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन हो गई। फिर आगे पढ़ते हैं, तो एक न्यूमेरिकल आ रहा है छोटा सा, कोई ज़्यादा खास है नहीं। 6 वोल्ट की बैटरी यानी V बराबर 6 हो गया, हर 1 कूलाम यानी आवेश का मान 1 हो गया। ये कह रहा है कि ऊर्जा कितनी होगी, देखिए V बराबर क्या था, W अपॉन Q था। यहाँ पे W कार्य है, कार्य की ऊर्जा है, सीधी सी बात है। तो ऊर्जा हमें निकालनी है, तो Q को आप भेज दो इधर, ये गुणे में हो जाएगा, यानी W बराबर हो जाएगा V गुणा Q। V का मान 6 है, Q का मान 1 है, 6 को 1 से गुणा करो 6 आ जाएगा। ये देखिए फॉर्मूला, ये 6 को 1 से गुणा करा 6 जूल आ गया। फिर ओम का नियम, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। कोई भी आपके पास में एक चालक तार है, चालक तार के अंदर है ना जो विभवांतर की जो मात्रा होती है ना, वो उसके अंदर जो धारा बह रही होती है ना उसी का समांतर होती है। यानी वी वी समानुपाती होता है आई के। जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा जिसे अपन आर कहते हैं, तो वी बराबर आर आई। अब आर क्या है यहाँ पे, तो आर है यहाँ पे प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध का मतलब होता है कि चालक तार के अंदर जो आवेश बह रहे हैं ना, उन आवेश के अंदर जो बाधा उत्पन्न हो रही उसी बाधा को अपन ने नाम दे दिया प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश का विरोध होता है। यानी किसी भी चालक तार के अंदर जो आवेश बह रहा है ना, उस आवेश के बहने में कितनी बाधा आ रही है, वो बाधा होती है प्रतिरोध, ठीक है। अब बात करते हैं, अब फिर कहेगा कि साहब एक ओम, अब प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अब पूछेंगे कि 1 ओम क्या होता है, तो सिंपल सा फंडा है सर कि V बराबर होता है आई आर। यहाँ से अगर आपको आर निकालने के पूछे, आर बराबर हो जाएगा V अपॉन आई। अगर किसी तार के अंदर आई का मान 1 हो, V का मान 1 हो, तो उस तार का जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। फिर आगे बात करते हैं कि जो प्रतिरोध है ना वो किस पर निर्भर करता है। सबसे पहले देखो प्रतिरोध क्या होता है, तो आयनों के मार्ग में जो बाधा आती है उसी बाधा को नाम दे दिया हमने प्रतिरोध। अब कोई भी तार है ना जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। और देखिए जैसे कोई चांदी का तार है,
कोई लोहे का तार है। तो अलग अलग प्रकृति के जो चालक होते हैं ना, उनका जो प्रतिरोध है वो भी अलग अलग होता है। यानी प्रतिरोध का जो मान है वो चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये पहली बात, यानी चालक की प्रकृति पर। फिर मैंने कहा ना कि आर समानुपाती हो जाएगा एल, लंबाई बढ़ाओगे तो जो प्रतिरोध है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर अगर चालक तार की मोटाई को अगर आप बढ़ाते हो ना, तो प्रतिरोध जो है ना वो कम हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी आर प्रोपोर्शनल टू 1/L। अगर आप क्षेत्रफल को बढ़ाते हो तो प्रतिरोध घट जाएगा, और क्षेत्रफल को घटाते हो तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब ये एक समीकरण है। और जैसे देखिए, ये हो गया आपका पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। ये आर समानुपाती है एल के, ये आर समानुपाती है 1/A के। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो एल आ जाएगा ऊपर और ए आ जाएगा नीचे। और जब यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा जिसे अपन कहते हैं रो, यानी आर बराबर हो जाएगा रो L/A। रो क्या है, तो रो को अपन कहते हैं प्रतिरोधकता। ये प्रतिरोधकता की अगर डेफिनेशन आपको निकालनी है तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि प्रतिरोधकता की डेफिनेशन आएगी कैसे। देखो, यहाँ से अगर आप देखते हो ना, तो अगर मैं इस ए को आर की साइड में भेज दूँ तो ये हो जाएगा आर, ए आ जाएगा इधर, और एल जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे, बराबर हो गया रो। यानी अगर मैं एल का मान 1 रखूँ, ए का मान भी 1 रखूँ, आर का मान भी 1 रखूँ, तो रो का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी रो बराबर 1 × 1 × 1 हो गया है। अब यहाँ देखो, अगर अब अपने को रो का मात्रक चाहिए ना, रो का क्या चाहिए अपने को, मात्रक। तो यहाँ देखो आप, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर। ये कहाँ से आया, तो देखो आप यहाँ से इस फॉर्मूले से देखो, ए को और एल को आप भेज दो उधर, तो रो बराबर आ जाएगा R × A/L। अब आर का मात्रक क्या होता है, ओम, और ए तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, लंबाई का मीटर होता है, मीटर से 1 मीटर गया तो ये आ जाएगा ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है, ओम मीटर। अब प्रतिरोधकता है क्या, तो प्रतिरोधकता का मतलब है एक ऐसे चालक तार का प्रतिरोध है जिसका क्षेत्रफल भी 1 है और लंबाई भी कितनी है, 1 है। यानी एकांक लंबाई के तार का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे, क्षेत्रफल क्या, सॉरी प्रतिरोध, तो वो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। यानी और यहाँ से देखो आप, ये देखो यहाँ से अगर यहाँ एल बराबर 1 अपन लेते हैं और ए बराबर भी क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो रो बराबर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। यानी प्रतिरोधकता का मतलब होता है एकांक लंबाई के तार का जो प्रतिरोध है वही क्या है, प्रतिरोधकता है। यानी प्रतिरोधकता का मान है ना, वो चालक तार की प्रकृति पर निर्भर तो करता है, लेकिन अगर आप चालक तार की लंबाई को बढ़ाते हो या घटाते हो तो प्रतिरोधकता पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे 20 मीटर का तार है, चाहे 10 मीटर का तार है, उसकी जो प्रतिरोधकता का मान है ना वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि प्रतिरोधकता है ना वो एक एकांक लंबाई का प्रतिरोध होता है, मतलब वो कभी चेंज नहीं होता है। अलग अलग तार का प्रतिरोधकता का मान अलग अलग हो सकता है। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है, वो ये है कि जैसे यहाँ पे लिखा नहीं है, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि एक तार की लंबाई को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछे कि यदि किसी चालक तार की लंबाई 2 गुना कर दी जाए तो प्रतिरोधकता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रतिरोधकता चालक तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। प्रतिरोधकता हमेशा फिक्स रहती है, ये काम की बात है। अब आगे आइए, अब है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों का संयोजन। अब जो प्रतिरोधक होते हैं इनका भी क्रम होता है। जैसे बात करते हैं, एक ये एक प्रतिरोध है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इस टाइप का जो संयोजन होता है ना, इससे अपन कहते हैं श्रेणी। अब इसमें क्या होता है, ये पहला है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3। ये पहले वाले का ये दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा है, दूसरे प्रतिरोधक का जो दूसरा सिरा है ना वो तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। इस टाइप का जो संयोजन होता है इसे अपन कहते हैं श्रेणी, है ना। श्रेणी क्रम में संयोजन होता है। इस श्रेणी क्रम में संयोजन में क्या होता है साहब, जैसे ये डायग्राम बना हुआ है। अब इसके अंदर आप देखेंगे ना, जो यहाँ से जो धारा जा रही है ना, इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर जो धारा होगी ना वो क्या होगी, सेम होगी। यानी धारा का मान तो इसमें क्या होगा, सेम होगा। लेकिन जो वोल्टेज है ना वो इसके ऊपर V1 होगा, इसके ऊपर V2 होगा और इसके ऊपर V3 होगा। यानी वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यानी अब यानी यहाँ से समीकरण एक समीकरण बन जाएगा V बराबर V1
V2 और V3 इन तीनों को जोड़ दो। V बराबर क्या होता है, IR होता है, तो V1 का मान क्या हो जाएगा IR1, V2 का मान IR2, V3 का मान IR3, क्योंकि I तो सेम है। फिर इन तीनों समीकरणों का मान अगर मैं इसके अंदर रखता हूँ तो चीज़ हमारे सामने निकल के आती है ये वाली। अब आप इन तीनों में से ना I को कॉमन ले लो, R से R, I से I गया, R बराबर आ जाएगा R1 R2 R3, इन तीनों को प्लस कर दो, ये हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। अब एक और होता है जिसे अपन बोलते हैं पार्श्वक्रम संयोजन। इसमें क्या होता है कि देखिए ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इन तीनों का जो पहला सिरा है ना वो एक बिंदु पर, और इनका जो दूसरा सिरा है ना वो एक बिंदु पर हमने स्थिर कर दिया। इस टाइप का जो समायोजन होता है ना उसको अपन बोलते हैं पार्श्वक्रम या समांतर क्रम में। अब इसके अंदर जो V का मान होता है ना वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। क्यों? क्योंकि इसका ये सिरा और इसका ये सिरा, इन दोनों के ऊपर जो वोल्टेज है ना वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो फिर अलग कौन है, यहाँ से जो धारा जाएगी ना इसके अंदर अलग धारा जाएगी, इसके अंदर अलग जाएगी, इसके अंदर अलग जाएगी, यानी धारा का मान इसमें क्या अलग अलग है, लेकिन वोल्टेज क्या है, सेम है। यानी अब इसको समीकरण के रूप में अगर अपन लिखना चाहें ये हो जाएगा, देखो I बराबर I1 I2 I3। अब हमें पता है V बराबर क्या होता है IR, यहाँ से I का मान कितना हो जाएगा V/R। अब अगर I1 निकालना है तो क्या हो जाएगा V/R1, अगर I2 निकालना है तो वो हो जाएगा V/R2। ऐसे कैसे, अगर आपको I3 निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V/R3। अब इन तीनों का मान आप रख दो समीकरण 1 के अंदर तो अपने को ये मिल जाएगा। अब यहाँ से V कॉमन ले लो, V से V कट जाएगा और ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास में, ये इन दोनों में। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, मतलब फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे अपन अगर श्रेणी क्रम की बात करते हैं, जैसे ये कोई भी एक घरों के अंदर मान लीजिए कि हमने श्रेणी क्रम टाइप से हमने संयोजन कर रखा है। अब अगर यहाँ अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो ये वाला भी फेल हो जाएगा, ये वाला भी फेल हो जाएगा, सही बात है ना। फिर बात करते हैं पार्श्वक्रम की। ये रहा पार्श्वक्रम में मान लीजिए कि एक को कुछ हो गया, मान लीजिए कि ये कुछ डैमेज हो गया, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे घरों के अंदर जो समायोजन होता है ना वो जनरली श्रेणी टाइप का ही होता है। जैसे घरों में जैसे कोई शादी ब्याह में वो छोटी छोटी जो लाइट्स होती है ना वो श्रेणी क्रम में होती है। अब उसमें अगर एक में भी अगर कहीं पे कुछ डैमेज हो जाए ना तो पूरी की पूरी लाइट है ना वो पूरी ख़राब हो जाती है, मतलब अगर स्टार्टिंग में कुछ हो जाए तो। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है वो भी एक बार देख लेते हैं अपन। श्रेणी क्रम की तुलना में पार्श्वक्रम संयोजन के लाभ, क्या क्या लाभ है, तो वही है कि अगर श्रेणी क्रम में अगर एक अवयव खराब हो जाता है ना तो पूरा परिपथ टूट जाता है। फिर पार्श्वक्रम का एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यानी पार्श्वक्रम में प्रतिरोध कम होता है और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ज़्यादा होता है। फिर विद्युत धारा का तापीय इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से सवाल पूछने के चांसेस है। ठीक है, क्या है आपको पता होगा कि कोई भी जो पंखा होता है ना, पंखे के अंदर जब लाइट जाती है तो पंखा पूरा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यही है आपकी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी यदि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध है तो स्रोत की जो ऊर्जा है ना वो ऊष्मा के रूप में क्षयित हो जाती है, यानी जो एनर्जी जो विद्युत उसके अंदर जा रही है ना, विद्युत किस में चेंज हो जाएगी, ऊष्मा के अंदर चेंज हो जाएगी। इसी को कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब यहाँ से ही से एक नियम आता है जूल का तापन नियम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। एक बार देख लेते हैं उसको, जूल का तापन नियम। देखिए जूल का तापन नियम क्या कहता है, हमें पता है कि जो शक्ति होती है ना, शक्ति P बराबर क्या होता है W/T होता ही है। W का मतलब कार्य होता है, यानी कार्य करने की दर को अपन क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो कार्य का मतलब ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब भी क्या होता है, ऊष्मा। तो यहाँ से जो W बराबर है, W बराबर आ जाएगा यहाँ से P/T आ जाएगा यहाँ से, यानी ऐसे देखो W बराबर आ जाएगा P/T, और ये कहाँ से आया, क्योंकि P बराबर क्या होता है W/T होता है। अब T को मैंने इधर भेज दिया तो P/T हो गया। W का मतलब कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही ऊष्मा है, तो W के स्थान पे हमने लिख दिया H, ये P/T। अब आप देखना कि जो शक्ति होती है ना, शक्ति शक्ति को आप कैसे लिख सकते हैं, W/T की फॉर्म में। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो यहाँ से P बराबर होता है W/T। W का मतलब क्या होता है, कार्य, और हमें ये भी पता है V बराबर क्या होता है W/Q।
तो यहाँ से अगर आप W निकालना चाहो तो इस Q को आप भेज दो इधर, तो ये हो जाएगा W बराबर V इंटू क्यू। तो W के स्थान पर मैंने लिख दिया V इंटू क्यू, और Q अपॉन T क्या होता है, ये I होता है, देख लो ये Q अपॉन T किसके बराबर होता है I, यानी P बराबर क्या आ गया, VI आ गया। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिख दो, ये जो आपका P है, P के स्थान पे आ गया V इंटू आई आ गया। ठीक है, फिर और चलो आप नीचे, तो अब यहाँ देखना आप, ये T का T हमने एज इट इज़ लिखा है, ये I का I हमने एज इट इज़ लिखा है। V बराबर क्या होता है, ओम के नियम से आई आर होता है। ठीक है, अब ये आई को आई से गुणा करो, आई स्क्वायर आर, तो ये है जूल का तापन नियम। मेन चीज़ है ये, आपको सीधा याद करना है। जूल का तापन नियम क्या है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ से कुछ बातें सामने आ रही है कि H जो है ना, H किसके समानुपाती होता है, जो धारा बह रही है धारा के स्क्वायर के समानुपाती होता है। H का मान जो है वो किसके समानुपाती होता है, तो जो प्रतिरोध होता है उसके समानुपाती होता है। और H का मान किसके समानुपाती होता है, कि उसकी धारा कितने समय के लिए बह रही है। यही है जूल के तापमान के नियम। देखो मैं एक बार एक करके सबको बता देता हूँ आपको। ये देखो, किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। देख लो, यानी इसको ऐसा कहना चाह रहा है कि आई जो होता है वो समानुपाती होता है, सॉरी एच जो है समानुपाती होता है आई स्क्वायर के होता है। ठीक है, फिर दूसरा, प्रतिरोध के समानुपाती होती है कौन, ऊष्मा, एच समानुपाती होती है आर के। ठीक, तीसरा, तथा विद्युत धारा के प्रवाहित होने में लगे समय के समानुपाती होती है, यानी एच समानुपाती होता है टी के। ये है जूल के तापन के नियम, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसी तापन नियम कुछ बातें हैं जो आपको सीधी याद करनी है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। जो विद्युत जो आपके बल्ब होते हैं, बल्ब के अंदर वो जो होता है ना, जो जिसके टूटने से फिर बल्ब जलता नहीं है, वो किसका बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है टंगस्टन का। क्यों बना होता है, क्योंकि इसका जो गलनांक है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी वो ऐसे नॉर्मल धारा में ना वो फ्यूज़ नहीं होता, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज जब आती है ना, तब वो गल जाता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का, और इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है, 3380 होता है। फिर विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो भरी जाती है सर नाइट्रोजन और आर्गन भरी जाती है। ठीक है, क्यों भरी जाती है, क्योंकि ये अक्रिय होती है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है आपके सामने कि तापन प्रभाव पर आधारित कौन सी युक्तियाँ, यानी ऐसी कौन कौन सी युक्तियाँ हैं कि जिनके अंदर अगर आप करंट डालते हो तो वो गर्म हो जाती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल विद्युत हीटर हो जाएगा, विद्युत इस्त्री हो जाएगी, गीज़र हो जाएगा, विद्युत टोस्टर हो जाएगा। ये जो है ना, ये सब जूल के तापन नियम पर कार्य करता है। और एक केटली भी हो जाएगी। यानी इन सब चीज़ों में क्या होता है कि जब आप प्लग करते हो ना, तो ये गर्म हो जाता है। जैसे इस्त्री जो जो प्रेस होती है, और जैसे ही उसको लाइट के अंदर डालते हैं वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है, मतलब यानी जो एनर्जी है ना वो किस में चेंज हो रही है, ताप में। यही है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, और यही से आया आपका जूल का तापन नियम। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो ये कुछ खास है नहीं। विद्युत फ्यूज, देखिए फ्यूज को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये पूछ सकते हैं खाली जगह में, विद्युत फ्यूज को खाली जगह क्रम में लगाया जाता है तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फिर फ्यूज़ तार का गलनांक बहुत कम होना चाहिए। देखिए फ्यूज़ तार का गलनांक कम क्यों होना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि जो विद्युत धारा का मान है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो फ्यूज़ क्या होता है कि जब जैसे ही वो विद्युत धारा फ्यूज़ के अंदर जाएगी ना, तो फ्यूज़ क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। फ्यूज़ जब उड़ जाएगा ना, तो विद्युत धारा आगे नहीं जा पाएगी, और हमारे घरों के जो टीवी है, फ़ैन है, फ्रिज वगैरह, ये इनको कोई हानि नहीं होगी मतलब। तो इसलिए फ्यूज़ तार को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं, और फ्यूज़ तार का जो गलनांक है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह पिघल सके और परिपथ टूट जाए और अन्य युक्तियों को नुकसान नहीं हो। फिर आगे आ रहा है विद्युत शक्ति। अब विद्युत शक्ति का एक ही फॉर्मूला आपको सीधा याद करना है, P बराबर V इंटू आई। विद्युत शक्ति का क्या मतलब है, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के खर्च होने की दर, यानी जो ऊर्जा है ना, जो विद्युत है ना, वो कितनी स्पीड से खर्च हो रहा है, तो वही है आपकी विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का फॉर्मूला वाट मात्रक, तो इसका वाट होता है, फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI है। फिर आगे सिंपल सा एक व्यावसायिक मात्रक है, इसको अपन बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट, किलोवाट घंटा ही बोलते हैं उसको, या फिर यूनिट ही बोलते हैं। एक यूनिट में कितने वाट होता है, ये सीधा आपको याद करना है। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, इतने होते हैं। ठीक है, और एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 इंटू 10⁻18। अब ये सीधी याद करने वाली बातें हैं। अब एक यहाँ से गणित का सवाल पूछा जा सकता है, मैं बताऊँ आपको। ये आपसे पूछ लेगा कि 6 वाट का बल्ब है जो हर रोज़ 2 घंटे जलता है, तो बताओ वो एक महीने में कितनी यूनिट बिल देगा। ठीक है,
तो वो आपको वॉट के स्थान पे वॉट रखना है, घंटे के स्थान पे घंटे रखना है, और 1000 का उसके अंदर भाग देना है, तो आपका यूनिट आ जाएगा। ठीक है। फिर आगे हैं विद्युत का चुंबकीय इफेक्ट। अब देखिए, आप जब किसी चालक तार के अंदर जब विद्युत धारा जाती है ना, तो एक तो तापीय प्रभाव आता है, वो हमने देख लिया, जैसे गीज़र है, इस्त्री है, यानी वो गर्म हो जाता है। लेकिन इसके साथ में ना वो चुंबक के गुण भी दर्शाता है, इसे कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए, ये सर्वप्रथम जो ऑसर्टेड नाम का बंदा था ना, इसने बताया कि चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय इफेक्ट उत्पन्न होता है, इसे कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और जब किसी विद्युत चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो अब देखिए, अब चुंबकीय क्षेत्र की अपन एक बात कर लेते हैं। किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर चुंबकीय प्रभाव या बल को अनुभव किया जा सकता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये होता है कि किसी चुंबक के आसपास में का वो एरिया जहाँ तक अगर आप किसी दूसरे चुंबक को लेके आओ ना, तो वो दोनों एक दूसरे को या तो प्रतिकर्षित करें या फिर आकर्षित करें, तो वो जो क्षेत्र होता है वो होता है चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, यहाँ से सवाल आता है सर। देखिए, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ। जैसे जैसे ये चुंबक है, ठीक है, इसका एन सिरा है, एस सिरा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ से निकलती है ऐसे। ठीक है। अब आपसे पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहाँ से निकलती है, तो एन ध्रुव से निकलती है। अब आपसे ना घुमाने के लिए अगर ऐसा पूछे ना कि चुंबक के अंदर इनकी दिशा क्या होती है, तो अंदर दिशा होती है एस से एन की ओर, और बाहर होती है एन से एस की ओर, और अंदर होती है एस से एन की ओर। ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुछ डेफिनेशन है। किसी चुंबक में क्षेत्र रेखा है, उसकी उत्तरी ध्रुव एन से निकलती है और दक्षिण ध्रुव पर विलीन होती है। चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की होती है। ठीक है। क्षेत्र रेखा बंद लूप बनाती है, हमेशा ये गोल घेरा होता है इनका। जहाँ क्षेत्र रेखा पास पास में होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। अब मेन चीज़ ये रहा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा आपस में नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती? क्योंकि यदि ये आपस में काटती हैं तो एक कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो संभव नहीं है। सिंपल सा आपको ये लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा आपस में नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। सिंपल सी बात। फिर किसी जड़ चुंबक के कारण क्षेत्र रेखा, ये डायग्राम भी आपको बनाना है, क्या पता 1 नंबर में आ जाए। इसके बाद फिर आगे कुछ खास बातें हैं नहीं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अगर अपन बात करें तो एक जब आप चालक तार से डिस्टेंस बढ़ाएंगे ना, डिस्टेंस जब आप बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो हमेशा घट जाता है। ठीक है। लेकिन जो डायग्राम बन रहा है ना, ये मान लो जी कोई घेरा बन रहा है, तो घेरे का जो आकार है ना, आकार तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र है ना वो घट जाएगा। जैसे आपके पास में कोई लोहा है और चुंबक है, आप चुंबक को जब दूर लेके जाओगे ना, तो जो चुंबक की जो इफेक्ट है ना, चुंबक की जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, मतलब दूरी बढ़ने के साथ में जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कि कोई घेरा बन रहा है, ठीक है, तो घेरा तो क्या हो जाएगा, घेरा हो जाएगा बड़ा, लेकिन जो इफेक्ट है ना वो हो जाएगा कम। ये करके पार्ट है। बाकी तो देखो नॉर्मल जैसे दक्षिण हस्त कुछ नियम है, ये नियम आपको याद करनी है सीधे सीधे, कोई ज़्यादा इनमें खास बात है नहीं। फ्लेमिंग का जैसे वामस नियम है। फिर एक प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में क्या फ़र्क है, तो प्रत्यावर्ती को दिश धारा, दिश का मतलब हमेशा फिक्स, सदैव इनकी एक ही डायरेक्शन होती है, मतलब हमेशा एक ही धारा में बहती हैं। और प्रत्यावर्ती धारा जो होती है ना वो क्या होती है, अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिव है ना, तो प्रत्यावर्ती धारा अगर अंदर पूछ लेना एक, तो लिख लेना आप सीधा सा कि प्रत्यावर्ती धारा की जो दिशा है ना वो बदलती रहती है, और दिश धारा की जो दिशा है वो नहीं बदलती है। यूँ करके इस आपके चैप्टर के अंदर है, मतलब बातें। फिर 4th चैप्टर में अगर अपन बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो मैं आपको बता दूं, जैसे एथेनॉल का निर्जलीकरण, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 में क्या होता है, निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का निकलना। अब यहाँ पे निर्जलीकारक का काम कौन कर रहा है, तो वो भी आप देख लीजिए। यहाँ निर्जलीकारक का काम कर रहा है H2SO4। निर्जलीकारक का मतलब होता है जल को बाहर निकालो। अब यहाँ से एक H यहाँ से बाहर आ जाएगा और OH यहाँ से बाहर आ जाएगा, यानी H2O बाहर आ जाएगा। अब पीछे कौन बचा, यहाँ बचेगा CH2, यहाँ बचेगा CH2, यानी एथिन बन जाएगी।
सवाल कैसा भी पूछे आपसे घुमा के पूछ सकता है। ये एथेनॉल का निर्जलीकरण अभिक्रिया में निर्जलीक कारक का काम कौन करता है? तो वो काम करता है सांद्र H2SO4, ठीक है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर बोलेंगे कि एथेनॉल का जब निर्जलीकरण होता है तो क्या बनती है? तो साहब बनती है एथीन। क्या बनती है? एथीन बनती है। तो ये अभिक्रिया आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं इस बार। फिर एक ऑक्सीकरण भी है साहब। ऑक्सीकरण किसका? अल्कोहल का। तो देखिए ऑक्सीकारक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देते हैं और उनका ऑक्सीकरण कर देते हैं, उन्हें अपन कहते हैं ऑक्सीकारक। अब दो ऑक्सीकारक आपकी बुक में दे रखे हैं, एक पोटेशियम परमैंगनेट और एक पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक पोटेशियम परमैंगनेट। और ऑक्सीकरण भी किसका? ये है अल्कोहल का। देखिए जब आपने अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाया, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन देना, तो यहाँ देखो CH3 CH2 और OH है ना। अब जैसे ही आप इसका ऑक्सीकरण करवाओगे तो O और एक O यानी दो आ जाएगा। ऑक्सीजन का मतलब O ही होता है ना। अब आप देखो यहाँ पे ये CH3 है, यहाँ का जो H2 है ना, H2, यहाँ का जो H2 है, ये H2 ये इस O के साथ में बाहर आ जाएगा, यानी H2O निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बचेगा? CH3, ये C और एक O जो हमने जोड़ा वो, और ये OH, तो ये बन जाएगा CH3COH। यानी जब अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो क्या बनता है? एसिटिक एसिड बनता है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। मतलब ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे संकलन अभिक्रिया। संकलन से ही नाम पता चल रहा है, यानी आपको जोड़ना है। जोड़ना किसको है? हाइड्रोजन का। पैलेडियम या निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए कैसे हैं ये असंतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो ये C डबल बॉन्ड C, एक H, ये H, एक ये H और एक ये H। इसके अंदर क्या जोड़नी है हमको? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब H और ये H। अब क्या होगा? एक H तो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और एक H आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो पहले ये एथिन थी, अब क्या बन गया? एथिन बन गया। यानी संकलन अभिक्रिया में क्या होता है? जो एल्कीन से क्या बनता है? एल्कीन, एल्केन बनते हैं, मतलब, ठीक है। तो और उत्प्रेरक कौन होता है? पैलेडियम या फिर निकेल। होता क्या है इसके अंदर कि एल्कीन से एल्केन बनाते हैं, मतलब यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाए जाते हैं। किसमें? संकलन अभिक्रिया में। फिर आगे बात करते हैं अपन उत्प्रेरक क्या होते हैं। तो उत्प्रेरक भाई, उत्प्रेरक क्या करते हैं कि किसी भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं, सीधी सी बात। फिर प्रतिस्थापन, एक ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूँ। प्रतिस्थापन होता है इसका, इसमें क्या होता है? प्रतिस्थापन होता है। प्रतिस्थापन किसका होता है? हाइड्रोजन का। कौन करती है प्रतिस्थापन? तो वो करती है क्लोरीन। जैसे देखिए ये था CH4, मैंने अभिक्रिया करवाई किसके साथ में? Cl2 के साथ में। अब क्या होगा? यहाँ से एक H को ये Cl यहाँ से हटा देगा, ठीक है। तो क्या बनेगा फिर यहाँ पे? सबसे पहले ये बनेगा CH3Cl, और अब एक Cl और बचा है ना यहाँ पे, और यहाँ से एक H बाहर आ गया, तो ये बन जाएगा HCl। ऐसे बार 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 जो फिर क्या होगा कि Cl आएगा और यहाँ से एक H को हटाएगा, तो ये बन जाएगा CH2Cl2। यूँ करके ये सारे के सारे H है ना, इसको Cl हटा देगा और लास्ट में बन जाएगा CCl4। खैर आपको इतना याद नहीं करना है, आपको सिंपल सा याद करना। जैसे ये देखो ये रिएक्शन दे रखी है, या H4 थे या Cl2 है, एक Cl एक H के स्थान पे आ गया, तो क्या बन गया? CH3Cl, और यहाँ का जो Cl बचा है और यहाँ से जो H आया है वो बन गया HCl। ये अभिक्रिया है आपके प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसको बोलते हैं। और ये जो है ना अभिक्रिया, ये हमेशा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अब आगे एथेनॉल के कुछ गुण हैं। एथेनॉल वही दारू, एक कमरे के ताप पर लिक्विड होता है, सबको पता है। अच्छा विलायक होता है, ये भी पता है। अब इनके ना कुछ यूज़ होते हैं, जैसे आयोडीन है, ये टिंचर के रूप में, कफ सीरम है, टॉनिक है, इन दवाएं जो होती है ना औषधियाँ, उनमें इसका यूज़ होता है। फिर आगे जाए तो विषम परमाणु, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। विषम परमाणु और प्रकारात्मक समूह, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन यौगिक जो होते हैं ना, जैसे मैं बात करता हूँ CH4 ये रहा, ठीक है। अब एक परमाणु आएगा, अब वो जैसे मान लीजिए कि Cl है, ठीक है, Cl आया, एक H को यहाँ से हटा देगा, CH3, और उसके स्थान पे बैठ जाएगा। तो अब यहाँ Cl कौन हो गया? विषम परमाणु हो गया। यानी विषम परमाणु क्या होता है? हाइड्रोकार्बन यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापन करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटाने वाले,
वो कौन कहलाएंगे? विषम परमाणु कहलाएंगे। जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हेलोजन। हेलोजन का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब है ना हेलोजन होता है। फिर आगे आ रहा प्रकार्यात्मक समूह। देखिए, प्रकार्यात्मक समूह का मतलब क्या होता है? ये एक टाइप से विषम परमाणु ही होते हैं, लेकिन विषम परमाणुओं का एक ग्रुप होता है। और ग्रुप इस टाइप से होता है कि उनकी पर्टिकुलर एक विशेषताएं होती है। देखो कैसे, जैसे अल्कोहल है। अब अल्कोहल, अल्कोहल कोई देखते ही बता देगा कि हाँ ये अल्कोहल है। फिर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इन सब की ना अपनी अपनी विशेषता है। अल्कोहल को की अपनी अपनी विशेषता, इनकी अलग विशेषताएं हैं। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इनकी अलग विशेषताएं हैं। तो ये क्या हो गया? अपने आप में प्रकार्यात्मक समूह हो गए। मतलब क्या होती है डेफिनेशन वो भी देखो। विषम परमाणुओं का समूह जो हाइड्रोकार्बन यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करता है। मतलब होते तो ये विषम परमाणु ही हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन के अंदर है ना एक विशेषता है, जनरेट करते हैं ये लोग। कौन? प्रकारात्मक समूह। जैसे अल्कोहल हो जाएगा। अब अल्कोहल की अलग ही विशेषता है, ये मिलता है ठेके पे। फिर एल्डिहाइड हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। तो इन सब की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। मतलब ठीक है, ये प्रकारात्मक समूह है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। फिर समजातीय श्रेणी, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकारात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। समझाते श्रेणी की एक विशेषता होती है सर मैन, कि इसके अंदर जो गैप होता है ना वो हमेशा क्या होता है? CH2। जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये क्या है? ये एक समझातीय श्रेणी है। फिर एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ये सब क्या है? ये भी एक क्या है? समझातीय श्रेणी है। क्यों है ये समझातीय श्रेणी? क्योंकि इनके बीच में जो गैप आ रहा है ना वो कितना आ रहा है? CH4 का आ रहा है। जैसे देखो, ये CH, ये है ये। अब इनमें आप गैप देखो, यहाँ C2 है, यहाँ पे C1 है, एक तो हो गया C। यहाँ हाइड्रोजन 6 है और ये हाइड्रोजन 4 है, तो H2 हो गया। यानी इनके बीच में गैप कितना है? CH2 का है। फिर इसके और इसके बीच में गैप कितना है? CH2। अब आपसे अबसद में ये मतलब चार चार श्रेणियाँ आपको दे देगा, फिर पूछेगा कि इसके अंदर कौन सा जो है वो समझाती श्रेणी नहीं है। तो जिसके अंदर CH2 का गैप नहीं आता है ना, वो समझाती श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, फिर आगे साइक्लो यौगिक। तो ये एक डायग्राम है साइक्लोहेक्सिन का। देखो देता हूँ मैं आपको। साइक्लोहेक्सिन कुछ नहीं करना है। साइक्लो का मतलब होता है गुण, साइक्लो का मतलब होता है गुण। और कार्बन होते हैं इसके अंदर कितने? 6। देखिए, बेंजीन की और साइक्लोहेक्सिन की जो संरचना होती है वो लगभग सेम होती है, लेकिन थोड़ा फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है वो देखो आप। ये C, 1 C, 2 C, 3 C, 4 C, 5 C और एक नीचे आ जाएगा 6 C। ठीक है, क्या बनाते हैं अपन? C, 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 ये C, ये C। ठीक है, अगर हाइड्रोजन 12 है, कितने हैं? 12 है, ये सब हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सिन। लेकिन अगर आपके हाइड्रोजन जो है वो 6 ही है, यानी इसका भी मैं एक बना लूँ। जैसे ये रहा, देखो मैं बनाता हूँ, 1 मिनट। ये एक एच यहाँ पे, 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 तो ये बेंजीन है। अब देखो, यहाँ कार्बन की संयोजकता 4 होनी चाहिए, लेकिन 1 2 3, तो यहाँ बना ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो ये बेंजीन है और वो साइक्लोहेक्सिन। तो ये दोनों स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। हाइड्रोकार्बन पूछे तो वही है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिले मतलब बनकर बने यौगिक। फिर सहसंयोजी यौगिक क्या होता है? सिंपल सा है, सहसंयोजी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। मतलब पर ये मतलब दोनों परमाणु आपस में मानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन आपके भी हैं, ये इलेक्ट्रॉन मेरे भी हैं। ठीक है, और कार्बन के अपरूप, तो अपरूप का मतलब होता है कि एक ही तत्व के विभिन्न रूप, वो अपरूप कहलाता है। यानी किसी भी तत्व का है ना भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाना अपरूपता कहलाता है। और वो जो भिन्न भिन्न रूप है ना वो अपरूप कहलाएंगे। जैसे कार्बन के अपरूप होते हैं हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। देखिए, हीरा जो होता है ना वो सबसे कठोरतम पदार्थ है। मतलब हीरा जो होता है वो कुचालक होता है, और ग्रेफाइट जो होता है ना वो एकदम फिसलने वाला होता है, फिसलता है मतलब। ठीक है, और ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। अब सुचालक क्यों होता है? क्योंकि ग्रेफाइट में ना 3 कार्बन तो है ना आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन चौथा कार्बन जो होता है ना वो फ्री होता है। तो उसके जो इलेक्ट्रॉन भी होता है ना वो क्या होता है? फ्री होते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है तो विद्युत का सुचालक होगा। और उसमें के अंदर ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है कि चारों का चारों जो कार्बन है ना वो अन्य 4 से जुड़ जाते हैं। अब कोई भी परमाणु ना वहाँ फ्री नहीं होता है, फ्री नहीं होगा तो विद्युत का कुछ अलग हो जाएगा। ये बातें हैं कुछ। फिर एथेनॉल का निर्जलीकरण ये मैंने आपको बता ही दिया है।
फिर एथेनॉल का प्रभाव देखिए, अल्कोहल यानी दारू, ज़्यादा दारू पीने से आपको पता ही है हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो डैमेज हो जाता है, फिर आदमी कुछ सोच पाता ही नहीं है, तो इसके अपने नुकसान हैं। लेकिन एक मेथनॉल होता है ना, उसका कुछ इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही है, तो ये भी आपको चीज़ थोड़ा याद होनी चाहिए कि मेथनॉल से क्या इफेक्ट। देखो, मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा के सेवन से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि यकृत में मेथनॉल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, मेथेनेल बनाता है। और मेथेनेल क्या करता है कि आपका जो खून है ना, खून को बिल्कुल स्कंदित कर देता है, यानी जमा देता है। जैसे अंडे को है ना, जब आप बॉईल करते हो ना, तो अंडा कैसे जम जाता है, उसी टाइप से जो ये मेथेनल है ना, ये आपके ब्लड को है ना पूरा एकदम फ्रीज कर देता है, जमा देता है। और इस कारण है ना आदमी अंधा हो सकता है। अंधा तो चलो ठीक है, मर भी सकता है मतलब आदमी। अब एक वर्ड है विकृत अल्कोहल। उद्योगों में क्या होता है कि जो अल्कोहल है ना, अब जैसे मान लीजिए कि कोई कर्मचारी काम कर रहे हैं उद्योगों के अंदर, तो अब उद्योग के जो कर्मचारी हैं ना, वो उस अल्कोहल को पी नहीं जाए, इसलिए क्या करते हैं कि अल्कोहल के अंदर रंजक मिलाते हैं, नीले टाइप के, तो उसको अपन बोलते हैं विकृत अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल के अंदर जब नीले रंग के रंजक मिलाए जाते हैं तो उसका जो रंग है वो नीला हो जाता है, इसको बोलते हैं विकृत अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये बातें हैं। एक बार वीडियो आप देख लेना, अच्छे से समझ में नहीं आए 2 बार देख लेना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये।